रामनगर में टापू पर फंसे 3 लोगों को रेस्क्यू करवाया गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने तीनों को बचाया है। पूछड़ी में टापू पर फंसे तीनों लोगों को रेस्क्यू किया गया। कोसी नदी में पानी बढ़ने से ये तीनों लोग फंस गए थे। वक्त रहते रेस्क्यू टीम ने तीनों को बचा लिया। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तीनों लोग जो कि तेज बहाव के बीच में टापू नुमा जगह पर फंस गए थे। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और उन्होंने इन्हें बचा लिया। तो पूछड़ी में टापू पर ये तीनों लोग फंसे हुए थे। काफी देर तक ये मशक्कत करते रहे। आसपास तेज पानी का बहाव था, कोई जरिया इन्हें मिला नहीं वहां से निकलने का, इसीलिए ये लोग वहां पर फंस गए। बाद में फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची और उसने मशक्कत के बाद सही सलामत इन सभी लोगों को यहां से सुरक्षित निकाल लिया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मिलकर के इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया और इन तीनों की जान बचा ली। तो रामनगर से तस्वीर सामने आई है। इन दिनों मानसून में तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रहा है, झरनों में पानी बढ़ गया है, नदियों का नालों का जलस्तर बढ़ गया है। तो ऐसे में एक तस्वीर ये भी निकल करके सामने आई कि तीनों लोग बहाव के बीच में एक टापू नुमा जगह पर फंस गए थे। चारों तरफ तेज बहाव वाला पानी था और इन्हें निकलने का कोई साधन और जरिया नहीं मिला, इसीलिए ये अटक गए बीच रास्ते में। काफी देर तक यहीं फंसे रहे। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने इनका रेस्क्यू किया। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। मसूरी से अगली खबर आ रही है। देहरादून मार्ग पर पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे मार्ग बंद हो गया है। दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लग गया है। भूस्खलन से मसूरी देहरादून मार्ग पर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जेसीबी से मलबा हटाने में लोक निर्माण विभाग जुटा है। मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। गलोगी पावर हाउस के पास ये भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। इन दिनों जगह जगह से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। कहीं कहीं ये भूस्खलन बहुत खतरनाक स्तर का देखा गया है, जिससे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, लोगों की जान तक पे बनाती है। तो मसूरी देहरादून मार्ग पर किस तरह ये लैंडस्लाइड हुआ वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और जरा जानकारी के लिए रुक करेंगे। हमारे सहयोगी सुनील सोनकर मसूरी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, बताइएगा, क्या कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ? ये जो लैंडस्लाइड की तस्वीर दिखा रहे हैं, और क्या रास्ता अभी भी जाम है या खुल गया है? आशा, देखिए, जिस तरीके से मसूरी देहरादून गलोगी पावर के पास लगातार यहाँ पर भूस्खलन हो रहा है और कहीं ना कहीं ये जो पूरा गलोगी पावर हाउस के पास जो भूस्खलन जोन बन गया है, जैसे ही बारिश होती है यहाँ से बड़ा भूस्खलन होता है और इसी को लेकर यहाँ पर समय समय पर रास्ता बंद हो रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल देर शाम को भी बड़ा भूस्खलन हुआ। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद यहाँ पर रास्ते को सुचारू किया जा सका और अभी भी इस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है। बोल्डर्स और पत्थर वहां पर लगातार आ रहे हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा वहां पर जेसीबी तैनात की गई है, जिससे कि अगर मार्ग बाधित होता है तो उसको तत्काल खोल लिया जाए। परंतु स्थानीय लोगों की अब मांग यहाँ पर उठने लगी है कि इस पूरे पहाड़ का ट्रीटमेंट यहाँ पर कराया जाए, क्योंकि पिछले साल से ये लगातार भूस्खलन इस क्षेत्र में हो रहा है, परंतु सरकार और लोक निर्माण विभाग इस पहाड़ का ट्रीटमेंट नहीं करा पा रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। तो पिछले साल से ही ये मांग और तेजी से उठ रही है कि इस पहाड़ का, इस पूरे इलाके का जो भूस्खलन से बुरा हाल है, उसके बाद कोई इंतजाम, कोई ट्रीटमेंट कराया जाना चाहिए प्रशासन की तरफ से, जो अभी तक नहीं हो सका है, जिस कारण आए दिन लैंडस्लाइड बढ़ते ही जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। वहीं उत्तराखंड में बारिश बढ़ने के साथ ही इन दिनों पहाड़ दरकने का सिलसिला जारी है। जोशीमठ में जयप्रकाश पावर प्रोजेक्ट के पास पहाड़ दरकने का वीडियो सामने आया। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पहाड़ी ऐसी दरकी मानो भूकंप आ गया हो। महज कुछ ही सेकंड्स के भीतर पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया। पलक झपकते ही पहाड़ी नीचे आ गिरी। ये तस्वीरें जोशीमठ की है, जहां जयप्रकाश पावर हाउस के पास की पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा अचानक ढह जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ किस तरह से दरकता है और उस समय का मंजर कितना डरावना होता है।
देखते ही देखते पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अलकनंदा नदी में आ गिरता है। इससे पावर प्रोजेक्ट को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर भविष्य में इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। जिस जगह लैंडस्लाइड हुआ उसके ठीक ऊपर चाय गांव बसा है। ऐसे में खतरा इस बात का है कि कहीं गांव के घर भी नीचे ना आ गिरे। 2007 में भी चाय गांव में भी भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ था। उस समय पूरे गांव की जमीन दरक गई थी, जिसमें कई भवन जमींदोज हो गए थे। जाहिर है ग्रामीणों में एक बार फिर से दहशत का माहौल है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। वहीं उत्तरकाशी की बात करें तो बारिश की वजह से जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं। मस्ताड़ी गांव में तो जमीन धंसने के कारण घरों के अंदर पानी तक का रिसाव शुरू हो गया, जिससे लोग दहशत में आ गए और उस वजह से कई परिवार दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, जबकि कुछ परिवार अपने जर्जर घरों में रहने को मजबूर हैं। उधर गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बथेड़ी में सड़क के नीचे वाले हिस्से में बड़ा भूस्खलन हुआ है। साथ ही ऑल वेदर रोड भी कई जगह से क्षतिग्रस्त है, जिससे निर्माण काम की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप ये कि ऑल वेदर रोड के कामों में धांधली हो रही है। मानकों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है और करोड़ों के बजट को ठिकाने लगाया गया है। एक बड़ा भूस्खलन हुआ नदी की तरफ से, तो ऑल वेदर रोड पे जो ठेकेदार हैं और जो कंपनी है, इनकी मिली भगत से जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ऑल वेदर रोड, उसको पलीता लग रहा है। यहाँ इसमें जो गुणवत्ता है, बहुत निम्न तरह की गुणवत्ता है, गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है और इससे प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों की फजीयत हो रही है। उत्तराखंड में अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। सभी पर्वतीय जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं के जिलों में आज कई जगह बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में आज बारिश की संभावना है। अगले 3 दिन तक देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट है। किन जिलों में तेज बारिश हो सकती है? नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़। अगले 3 दिन तक देहरादून समेत नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले 4 दिन तक यहां भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अल्मोड़ा में मौसम ने करवट बदल ली है। अल्मोड़ा में पिछले 12 घंटों से झमाझम बारिश हो रही है। अल्मोड़ा में लगातार बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। अल्मोड़ा में बारिश से उफान पर नदियां और नाले हैं। अलर्ट मोड में प्रशासन है। इंतजाम करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो अल्मोड़ा में पिछले 12 घंटों में झमाझम बारिश से जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और मौसम विभाग ने इसका अनुमान पहले ही लगा लिया था और यह भविष्यवाणी एकदम सटीक साबित हुई है। उधर रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जिप्सियों के रोटेशन को लेकर विवाद हो गया है। लोग रोटेशन के पक्ष में हैं तो कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर कॉर्बेट पार्क प्रशासन भी दुविधा में फंसा हुआ है और उसे लेकर एक बैठक भी हुई है, लेकिन कोई नतीजा इसका अभी तक नहीं निकल पाया। आपको बता दें कि 357 जिप्सियां रजिस्टर्ड हैं। हालांकि अभी कॉर्बेट प्रशासन ने जिप्सियों को रोटेशन के हिसाब से चलाने के लिए 1 महीने तक डेमो का फैसला लिया है। कसवाना जी, ये रोटेशन को लेकर के लोग मांग कर रहे हैं, आप लोग इसके पक्ष में नहीं है, तो क्या वजह है? वजह यह है कि लोग अभी गाड़ी लाए हैं, सोच रहे हैं हम टॉप में पहुंच जाएं। भाई एक फॉरेस्ट गार्ड जब शुरू भर्ती होता है तो रेंजर पहुंचने में 35 साल लगते हैं। हमने मेहनत की है 25-30 साल, तो हम अपनी मेहनत कैसे छोड़ दें? हमारा गेस्ट किसी और के साथ नहीं जाना चाहता, हमारे साथ जाना चाहता है, तो इसमें इनको क्या दिक्कत हो रही है? रोटेशन का क्या मतलब है इसमें? हुई है तो दोनों पक्षों को बुलाया था, तो विवाद की स्थिति बढ़ रही थी, तो प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष होटल एसोसिएशन को यहाँ पर बुलाया गया। उसमें यही तय किया गया है कि एक प्रशासन जो है रोटेशन के लिए डेमो बनाएगा और 1 माह के अंदर उसका डेमो दिया जाएगा। अगर रोटेशन के लिए इनको डेमो पसंद आएगा, उसमें कुछ चॉइस सिस्टम है, कुछ चॉइस सिस्टम रखी गई हैं, किसी के अपने पर्सनल गेस्ट होते हैं, उस चॉइस सिस्टम को रखा गया है रोटेशन में और प्रशासन इसकी तैयारी कर रहा है रोटेशन की, डेमो सिस्टम की। जल्दी ही डेमो सिस्टम दे के फिर इसमें शीघ्र ही रोटेशन प्रणाली जो है शुरू की जाएगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जो पर्यटन है, इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें कुछ लोग जो हैं रोटेशन चाह रहे हैं, कुछ लोग जो हैं रोटेशन नहीं चाह रहे हैं। दोनों पक्षों की बात सुनी गई है, दोनों पक्षों के कुछ जेन्युइन कंसर्न हैं, उन सब पे विचार विमर्श किया गया है आज और इसके आधार पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा इस पर कुछ निर्णय लिया जाएगा और जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके बाद पुनः इस विषय पे एक वार्ता की जाएगी और उसको फाइनली इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
उधर रुद्रपुर से विधायक राजकुमार ठुकरान अपने बयान को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल राजकुमार ठुकरान का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राजकुमार ठुकरान ये कह रहे हैं कि उन्हें कोर्ट के बारे में विवादित बयान देते हुए जो वो नजर आ रहे हैं कि रुद्रपुर में जिला पंचायत सदस्यों का धरना चल रहा था और इसमें राजकुमार ठुकराल पंचायत सदस्यों को मनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन विधायक महोदय प्रदर्शनकारियों को समझाने की जगह भाषण देने लगे। हालांकि एबीपी गंगा इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बना चेयरमैन, शहर का चेयरमैन बना हुआ, नगर पालिका अध्यक्ष, गरीबों के सब आशाएं तोड़ दी जगतपुरा में, और सारी भीड़ लाके ना मैं इस कोर्ट को, ये जो जितनी न्यायालय ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना दिया था। ये डीएम की कुर्सी पे महिलाओं ने कब्जा कर लिया था, और जहाँ भाई साहब बैठे हुए ना, यहाँ भगवान सिंह बिष्ट बैठते थे, सब तहस नहस कर दिया था ऑफिस सारे। बहुत गंभीर मुकदमे कायम हुए थे हम पे, वो काम कर रखे हम लोगों ने यहाँ पर। या कितने जितने प्रदर्शन मैंने किए यहाँ पर, आज तक किसी माई के लाल ने किए होंगे। ये मेरा जिला पंचायत सदस्य है, मैं उसी भाव से आज मंत्री नहीं हूँ, मुझसे जूनियर मंत्री बने। मैं 3 विषयों में एमए हूँ, मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। मैं 10 इलेक्शन लगातार जीता हूँ, आज तक मैं ऊपर वाले की कृपा से कभी हारा नहीं। मैं मंत्री क्यों नहीं हूँ भाई? सिर्फ उस वजह से जो मैंने किया आज तक तांडव। उधर ऋषिकेश में कांग्रेस के विचार मंथन का आज आखिरी दिन है और मंथन के तीसरे दिन आज कांग्रेस के कोर ग्रुप की बैठक है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, कई पदाधिकारी भी शामिल होंगे। हरीश रावत, प्रीतम सिंह समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे। शिविर के समापन पर कांग्रेस प्रेस वार्ता भी करेगी। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, कई पदाधिकारी भी शामिल होंगे। हरीश रावत, प्रीतम सिंह समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। शिविर के समापन पर कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी और आज इस मंथन का तीसरा दिन है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, रवि कैंतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं देहरादून से। मंथन के तीसरे दिन का आज अंतिम दिन है। रवि, बताइएगा आज किस तरह का मंथन होगा और समापन के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें किन बातों को सामने रखेगी कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल आस्था, देखिए आज तीसरा और अंतिम दिन है जो मंथन चल रहा था कांग्रेस का। इस वक्त मैं वहीं पर ऋषिकेश में मौजूद हूं, जहां पर इस मंथन शिविर का आज आखिरी दिन है और आज 10 बजे से कोर कमेटी की बैठक शुरू हो जाएगी जो करीब 2 बजे तक चलेगी। तो अभी हम पिछले 2 दिनों की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस को जो भी जिम्मेदारियाँ जिन जिन पदाधिकारियों और जिन जिन मेंबर्स को सौंपी गई हैं, वो किस तरीके से 2022 के चुनाव में अपनी अपनी रणनीति उनकी है और किस तरीके से वो तमाम चीज़ों को सामने रखेंगे लोगों के, उन सब चीज़ों पर विचार विमर्श हुआ है। और आज अंतिम दिन है, कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव खुद ऋषिकेश में 3 दिन से मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत यहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मौजूद हैं और तमाम पदाधिकारी जिनको जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं वो लगातार अभी तक ताबड़तोड़ कांग्रेस की बैठकें हुई हैं। तो आज का जो अंतिम दिन है ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक जो 2 दिनों का लबो-लबाह रहा उसमें ये देखने को आज उसका कंक्लूजन रहेगा कि किस तरीके से अब 2022 के चुनाव में जिसको जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उसको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि मैनिफेस्टो कमेटी की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में इस बार 2022 के घोषणा पत्र में कांग्रेस क्या क्या मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी उन पर भी तमाम विचार हुआ है। मैनिफेस्टो कमेटी की प्रचार की अगर हम बात करें तो उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं कि जन जन तक वो इस मैनिफेस्टो को पहुंचाएं। तो आज की काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जो कि संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रभारी देवेंद्र यादव, गणेश गोदियाल जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को मौजूद रहेंगे। आज क्या कुछ खास रहा, पिछले 2 दिनों में क्या कुछ खास रहा, कांग्रेस के महासचिव हमारे साथ हैं राजपाल खरोला। पिछले 2 दिनों में क्या क्या कुछ बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के बीच? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो पुराना पैटर्न था कि चुनाव से 1-2 महीने पहले ये सारी प्रक्रियाएं शुरू होती थी। नया समय है, नया दौर है। देवेंद्र यादव जी हमारे युवा प्रभारी हैं, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो युवा हैं, और साथ में हमारे वरिष्ठ लोगों का जो एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस, कि लास्ट मोमेंट में जा कर के सब चीज़ों पे डिस्कशन करने से कोई फ़ायदा नहीं निकल पाते। बहुत सारी ऐसी योजनाएं पिछली सरकार की हमारी थी जिसको हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि हमने लास्ट मोमेंट में जा कर के इलेक्शन मोड में आए। तो मैं समझता हूं ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपने आप को जनता तक पहुंचाने का कि हम सही समय पर वो बात कहें कि जो हम कहना चाहते हैं। और नरोला जी, आज क्या खास रहे आपकी, क्या क्या बैठकें हैं? कोर कमेटी की बैठक है आज, तो मुख्यतः कोर कमेटी की बैठक है और दूसरी कोई बैठक नहीं है, लेकिन पिछले 2 दिनों में रोज 6 से 7 बैठकें हुई है और उन तमाम बैठकों का आज कंक्लूजन है
कि उन तमाम बैठकों में जितने प्रदेश के सैकड़ों प्रतिनिधि कांग्रेस के हर स्तर से, निचले से लेकर के ऊपर तक के स्तर के, राष्ट्रीय स्तर तक के नेता जो हमारे हैं, उन्होंने जो अपने विचार प्रकट करे हैं, वो तमाम चीज़ें आज उसका कंक्लूजन है कि हमको किस तरीके से आगे बढ़ना है, कांग्रेस की विचारधारा को साथ लेकर के आगे बढ़ना है और किस तरीके से हम सरकार के जो वादे हैं उनको प्रमुखता के साथ उठाना है। वो तमाम चीज़ों के ऊपर आज फैसला होगा। बिल्कुल आस्था, क्योंकि देखिए बहुत काफी महत्वपूर्ण 2 दिन रहे। आज कोर कमेटी की बैठक मुख्यतः है। इस कोर कमेटी की बैठक में अब यही है कि 2022 में जिसको जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं वो उन जिम्मेदारियों का पूरी तरीके से निर्वहन करे। सबसे महत्वपूर्ण जिस बात को हम लगातार कह रहे हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कोई नई जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश अध्यक्ष के, ऐसे में अब संगठन को, तमाम लोगों को और आपसी जो गुटबाजी रही है, आपसी जो मतभेद रहे हैं, उन तमाम चीजों को साध कर आगे बढ़ना है। क्योंकि 2017 की अगर बात करें तो 11 सीटों पर कांग्रेस सिमटी थी। 2022 में कांग्रेस को वापसी करनी है। मुद्दे कांग्रेस के पास भी बहुत हैं, उनको किस तरीके से बुनाती है, जनता तक अपने आवाज किस तरीके तक पहुंचाती है, किस तरीके से ये मंथन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण रहा और आज अंतिम दिन है और देखना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किस तरह की रणनीति और मुद्दों को उठाकर कांग्रेस आगे बढ़ती है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका रवि। उधर ऋषिकेश में हो रहे कांग्रेस के विचार मंथन कार्यक्रम को लेकर भाजपा सवाल उठा रही है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने विपक्षी दल कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पिछले 4.5 सालों के भीतर कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन और विरोध करने का ही काम किया है। ऐसे में कांग्रेस के इस विचार मंथन से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने चिंतन करते करते 4.5 साल गंवा दिए। विपक्ष की भूमिका के तौर पर वो मुद्दे उठाने में विफल रहे, पार्टी के आधार पर वो प्रदेश की समस्याएं उठाने में विफल रहे। कोरोना संक्रमण काल में जहां सारे सामाजिक राजनीतिक दल जनता के बीच में सेवा भाव में लगे हुए थे, वो लोग उस अवसर को भी गंवा चुके हैं। जहां पूरे राजनीतिक दल सरकार पूरी ताकत के साथ लगी थी और टूल किट जैसे हटकंडे अपना रहे थे। इसलिए अब कुछ भी करने से होने वाला नहीं है। हरीश रावत के सलाहकार बने चंद्रशेखर उपाध्याय। हरीश रावत ने चंद्रशेखर उपाध्याय का आभार जताया है। दीनदयाल उपाध्याय के प्रपौत्र हैं चंद्रशेखर उपाध्याय। रामपुर तिराहा कांड में सुर्खियों में आए थे चंद्रशेखर। हाईकोर्ट से आंदोलनकारियों को चंद्रशेखर ने राहत दिलाई थी और अब वो हरीश रावत के सलाहकार बन गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय के प्रपौत्र हैं चंद्रशेखर उपाध्याय, जो कि रामपुर तिराहा कांड के बाद सुर्खियों में आए थे। हाईकोर्ट से आंदोलनकारियों को चंद्रशेखर ने राहत दिलाई थी और अब वो हरीश रावत के सलाहकार बन गए हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर, हरीश रावत के सलाहकार बने हैं चंद्रशेखर उपाध्याय, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रपौत्र हैं और हाल ही में वो लाइमलाइट में आए थे रामपुर तिराहा कांड के बाद, जिसमें उन्होंने आंदोलनकारियों को हाईकोर्ट से राहत दिलाई थी। और अब बड़ी खबर, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आज पहुंचेंगे रुड़की। हर मिलाप धर्मशाला में पत्रकारों के साथ रूबरू होंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता करेंगे। दोपहर 12 बजे पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। आज रुड़की पहुंचेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट। रुड़की में आज अहम कार्यक्रम है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट आज रुड़की में होंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। हर मिलाप धर्मशाला में पत्रकारों के साथ रूबरू होंगे, प्रेस के सवालों का जवाब देंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात उनकी होगी। कहा जा रहा है कि दोपहर 12 बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। उत्तराखंड में भले ही 31 दिसंबर से पहले सभी लोगों को कोविड टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया हो, लेकिन हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिले अभी तक वैक्सीन लगाने में सबसे पीछे चल रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन जिलों में ये लक्ष्य पूरा होगा कैसे। उत्तराखंड में करीब 77 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है, जिसमें अभी तक 46,79,621 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 14,42,163 लोगों को दोनों डोजेज लग चुकी हैं। प्रदेश में बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिला वैक्सीन लगाने में अव्वल है। इन दोनों की रफ्तार अभी तक सबसे अच्छी है, जबकि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर अभी तक सबसे पीछे है। अभी तक सर्वाधिक वैक्सीनेशन अगर किसी महीने में हुआ है तो इस जुलाई के महीने में हुआ। लगभग 16 लाख लोगों का अभी तक वैक्सीनेशन हो चुका है और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि हम 30 दिसंबर तक
पूरे उत्तराखंड राज्य में 100% वैक्सीनेशन करा देंगे। और कल मैं खिरसू ब्लॉक में था, पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक जो है 100% वैक्सीनेशन हो चुका है पहली डोज का। तो बड़ी बात यह है कि काफ़ी युद्ध स्तर पर इस पर काम चलेगा। कूड़े के निस्तारण के लिए रुद्रप्रयाग की अगस्त मुनि नगर पंचायत अच्छा काम कर रही है, जिस वजह से उसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत 3 बार सम्मानित भी किया जा चुका है। उधर कूड़ा निस्तारण से नगर पंचायत को अभी तक 7 लाख रुपए की आय हो चुकी है। दरअसल नगर पंचायत कूड़े से कंपोस्ट तैयार कर रहा है, जिससे नगर पंचायत को आमदनी हो रही है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मोबाइल एप्लीकेशन उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप का शुभारंभ किया। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और IIT रुड़की ने मिलकर इसे तैयार किया है और इस ऐप के माध्यम से भूकंप से पूर्व चेतावनी मिल जाएगी। उत्तराखंड ये ऐप बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। अर्ली वार्निंग अलार्म सिस्टम है कि जैसे भूकंप आता है, भूकंप को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते कि भूकंप कब आएगा। ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस क्षेत्र में आने वाला है, लेकिन कब आएगा ये हम नहीं बता सकते। तो अर्ली वार्निंग है कि एक बार भूकंप जब कहीं आ गया तो उसके आप तक पहुंचने से पहले हम एक वार्निंग दे देते हैं कि ये भूकंप की तरंगें अब उन लोगों तक पहुंचने वाली हैं। तो उसको कहते हैं अर्ली वार्निंग। ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये एक वार्निंग है भूकंप होने के बाद। तो जो लोग भूकंप से थोड़ा दूर हैं, लगभग से समझ लीजिए 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर हैं, उन्हें काफ़ी समय मिल जाता है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। एक ऐसा हमने मोबाइल ऐप बनाया है जिसमें कि जहाँ भी आपदा आएगी, आपदा आने से पहले जो है हर आदमी को ये अलर्ट हो जाएगा कि कहाँ पे आपदा आने वाली है। और ये हमने IIT के सहयोग से बनाया है। और जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग है, हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक ग्राम प्रधान तक, हर व्यक्ति तक हम इस एप्लीकेशन को देने वाले हैं। और ये ऐप हमारा जो है एक आपदा के अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। विकासनगर में गाय चोरी को लेकर ग्रामीणों ने एक शख्स की पिटाई कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में गो तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक शख्स को पकड़ लिया और उसे बुरी तरीके से पीटा। ये देखिए, पुलिस को आना पड़ा और जैसे तैसे शख्स को छुड़ाकर पुलिस अपने साथ ले गई, लेकिन भीड़ कितनी बुरी तरह इस शख्स पर टूट पड़ी थी, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। भीड़ के हाथों से छुड़ाकर और इस व्यक्ति को घसीटकर अलग करके पुलिस अपने साथ लेकर गई। उसके बावजूद भी लोग पीछा नहीं छोड़ रहे थे। पुलिस का भी पीछा लोगों ने किया और देखिए हल्का बल प्रयोग भी पुलिस ने किया इन सभी लोगों को दूर हटाने के लिए। और उसके साथ थोड़ी बहुत मारपीट की। पुलिस को वहाँ पे सूचना मिली, मौके पे गए, एक्यूज को अपने कब्जे में लिए और हॉस्पिटल में लेके गए जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। और डॉक्टर से हम लोगों की बात हुई, वो ठीक है।